यहाँ तक हम लोगों ने पहले पिछले वीडियो में देखा था कि रहमत जो था यानी काबली वाला जो था उसको पुलिस पकड़कर ले जा रही थी। पुलिस क्यों पकड़कर ले जा रही थी? लेखक ने हमें बताया कि लेखक के यानी रविंद्रनाथ ठाकुर के घर के बगल ही उनका जो पड़ोसी रहता था उसने रहमत से कुछ पैसे लिए थे और वो जब रहमत घर जा रहा था तो उसने उससे पैसे मांगे कि मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो पैसे तुम मुझे वापस करो। परंतु उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तुमसे कोई भी पैसा नहीं लिया था। इसी बात पर रहमत यानी काबली वाला और लेखक के पड़ोसी के बीच में हाथापाई हो गई और उस हाथापाई में रहमत को गुस्सा आया और उसने अपना चाकू निकाल करके उसके पेट में घुसा दिया। घुसा देने के बाद उसको बहुत चोट आई और वो क्या करने लगा कि उसको इतनी चोट आई, बहुत चोट आई यानी उसको इतनी चोट आई कि बेचारा घायल हो गया, बुरी तरह से घायल हो गया। अब पुलिस वालों ने, सिपाही ने उसको इस जुर्म में पकड़ लिया था। जब वो लेके जा रहे थे उसको तो लेखक ने उनको रोका, सिपाहियों को, और रोक करके उसको कैद करने का कारण पूछा। सिपाहियों ने बताया और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ खंजर भी लेखक ने देखा, जो इस बात की पुष्टि करता था कि रहमत यानी काबली वाला ने ऐसा किया है। तभी लेखक की पुत्री बेटी मिनी, जिससे काबली वाले की अच्छी दोस्ती थी, आ जाती है और उससे प्रतिदिन की तरह वही प्रश्न पूछती है जो काबली वाला उससे पूछता था। काबली वाला उससे पूछता था कि क्या तुम ससुराल जाओगी? फिर मुक्का दिखाता था कि मैं तुम्हारे ससुर को मारूंगा, काल्पनिक, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, उसे किसी भी चीज़ का पता नहीं था। अब उसके आगे क्या होता है? कह रहे उसकी एक बात मैं भूल ही गया। जब हम अपने घरों में बैठकर अपने रोज़ के कामों में दिल काटते, लेखक कह रहा कि उसको जेल हो गई, रहमत को जेल हो गई और कई वर्षों की जेल हुई और धीरे धीरे मैं उसको भूल गया। मैं अपने कामों में इतना मशगूल रहा कि कैद खाने में किस प्रकार उसने अपने दिन काटे होंगे, अपनी यादों के सहारे मैं उसको भूल गया। फिर जैसे जैसे वह बड़ी मिनी धीरे धीरे बड़ी होती गई और उसकी सखियों की संख्या बढ़ती गई और वह स्वयं भी काबली वाले को भूल गई। करें कई साल बीत गए, एक और शरद आई और मिनी की शादी पक्की हो गई। लेखक कह रहा है कि मिनी की शादी उसने पक्की कर दी और दशहरे की छुट्टियों में मिनी की शादी होनी निश्चित हुई। अब यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, उसके आगे अब हम लोग चलते हैं। ये मैंने आपको पहले का थोड़ा सा इसलिए बता दिया ताकि आपका कन्फ्यूजन थोड़ा सा आपको समझ में आता रहे। आज पाँव फटते ही मेरे घर पर शहनाई बजने लगी थी। इसका सुर जैसे मेरे हृदय की हड्डियों से टकरा कर रोता हुआ निकल रहा था, आज मेरी मिनी की शादी है। लेखक करें पाँव फटना यानी भोर होने वाली थी। सूर्य पूर्व में धीरे धीरे अपने प्रभाव को फैला रहे थे करें कि और सुबह से ही शहनाई वादन शुरू हो गया था। शहनाई की आवाज़ें जब मेरे कानों पर आती तो वो मेरे हृदय तक पर टकराती और मेरे रोता हुआ मेरा मन ये कहता कि आज मेरी मिनी की शादी है। सुबह से ही लोगों का आना जाना, चहल पहल शुरू हो गई। लेखक बता रहे हैं कि शादी के घरों में मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता है और सुबह सुबह से ही मेहमान आने लगे और हमारे घर में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। आंगन में शामियाना लगाया जा रहा था। घर के हर कमरे में, बरामदे में झाड़ फनूस लगाए जा रहे थे। शामियाना यानी वो चांदनी जिसको कपड़े से हम लोग सजाते हैं। लेखक कह रहे हैं कि आंगन में शामियाना और झाड़ फनूस सब जगह लगाए जा रहे थे। जो झाड़ फनूस उसे कहते हैं जो हॉल वगैरह में ऊपर लटका रहता है। झाड़ फनूस में लगे हुए शीशे जब आपस में टकराते थे तो उनकी टुन टुन की आवाज़ होती थी जो मन को बहुत अच्छी लगती है। लेखक करें खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। करें मेरे घर में पूरी तरह शादी का माहौल था।
और सभी लोग उस शादी को एंजॉय कर रहे थे और मैं भी उस हल्ले गुल्ले में शामिल था। मैं अपने लिखने के कमरे में बैठकर किताब देख रहा था, हिसाब किताब देख रहा था। एकाएक रहमत आकर मुझे सलाम करके सामने खड़ा हो गया। लेखक करें कि मैं अपने पढ़ने वाले कमरे में शादी का हिसाब किताब देख रहा था। तभी अचानक मेरे सामने रहमत अर्थात काबली वाला आता है और मुझे प्रणाम करके खड़ा हो जाता है। मैंने तो पहले उसे पहचाना ही नहीं। लेखक कह रहे हैं कि जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे पहचान ही न पाया। उसके बाद उसका झोला नहीं था, उसके पास उसका झोला नहीं था। लेखक कह रहे हैं कि जब वो मेरे पास आया तो पहली बार मैं उसे पहचान ना सका। उसके पास उसका झोला नहीं था, उसके बाल लंबे हो चुके थे, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं थी। जेल में काम करते करते और जेल का खाना खाते खाते बेचारा कमज़ोर हो चुका था और उसके बाल बड़े बड़े हो चुके थे। अंत में उसके चेहरे पर खिली मुस्कान को देखकर मैंने उसे पहचान लिया। काबली वाले के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान लगी रहती थी, बनी रहती थी। उसी मुस्कान के सहारे लेखक ने काबली वाले को पहचाना। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? लेखक ने काबली वाले का नाम लिया और उससे पूछा, रहमत तुम कब आए? रहमत बोला, कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ। यह बात मेरे कानों में खट से चुभी। मैंने किसी खूनी को अपनी आँखों के सामने कभी नहीं देखा था। आज उसे देखकर मेरा सारा मन संकुचित हो उठा। मुझे लगा कि आज के शुभ दिन का इसका यहाँ से चले जाना ही ठीक है। लेखक ने उससे प्रश्न किया, तुम कब आए? उसने बताया, आज ही लौटा हूँ। फिर लेखक के मन में स्ट्राइक हुई कि ये तो खूनी है, इसने खून करने का यानी कत्ल करने का प्रयास किया है। और ये बात लेखक को बिल्कुल पसंद नहीं हुई कि आज के दिन यानी मेरी बेटी मिनी के विवाह के दिन या इतने शुभ दिन में कोई खूनी मेरे दरवाजे पर हो। आज उसे देखकर मेरा मन संकुचित हो गया, यानी लेखक प्रसन्न नहीं हुआ और ना ही उससे मिलने के चाहता था। और मन में विचार किया कि मैं इसको आज यहाँ से विदा कर देता हूँ। और उस लेखक ने कहा, आज मेरे घर एक काम है, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आज तुम जाओ। लेखक कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि उसने उनको मना किया कि अभी तुम यहाँ से जाओ, आज अभी जाओ, हम लोग बाद में बात करेंगे, ऐसा लेखक ने कहा। रहमत यह सुनकर रहमत जाने लगा। फिर दरवाजे के पास जाकर थोड़ा सहम कर बोला, एक बार खोखी यानी मुन्नी को नहीं देख सकता। फिर उसने क्या किया, रहमत जाने लगा और जाते जाते उसने पलट कर कहा, एक बार खोखी अर्थात मुन्नी को क्या मैं नहीं देख सकता? उसने ऐसा लेखक से प्रश्न किया। शायद उसके मन में यही धारणा रही हो कि मिनी अब भी वैसी ही है। लेखक कह रहे कि उसके मन में ये विचार रहा हो शायद कि जैसा वो मिनी को छोड़ गया था छोटा सा, शायद मिनी आज भी वैसी ही होगी। शायद वह सोच रहा होगा मिनी अब भी काबली वाले को काबली वाला कर दौड़ कर आएगी और ठीक उसी तरह दोनों के बीच पुरानी हंसी मजाक चलेगा। लेखक कह रहे हैं कि काबली वाला यानी रहमत शायद ये सोच रहा था कि जैसा मैं मिनी को छोड़कर गया था, मिनी अभी भी उतनी ही बड़ी होगी और अभी थोड़ी ही देर में वो काबली वाला कहते हुए आएगी और मुझसे लिपट जाएगी। ठीक, और फिर पहले की तरह ही हंसी मजाक चलने लगेगा। यहाँ तक कि वह पुरानी दोस्ती की याद में एक बक्सा अंगूर और कागज़ में लपेटे थोड़े बादाम और किशमिश शायद किसी अपने देश वाले दोस्त से मांग कर लाया था, उसका अपना झोला शायद अब नहीं रहा था। लेखक कह रहे हैं कि वो अपनी परंपरा के अनुसार मिनी को देने के लिए अंगूर का एक छोटा बॉक्स और किशमिश और बादाम भी ले आया था, जो शायद उसके ही देश में रहने वाले किसी दोस्त मित्र का से प्राप्त हुआ होगा। कह रहे हैं कि आज उसका झोला यानी उसका बैग उसके साथ नहीं था। मैंने कहा, आज घर पर
काम है, आज किसी से भेंट नहीं हो सकती। लेखक ने सख्त मना कर दिया कि आज घर में शादी है, काम है, इसलिए तुम्हारी मिनी से मुलाकात या बात नहीं हो सकती। वह शायद थोड़ा उदास हुआ। लेखक की बात को सुनकर के रहमत उदास हुआ। उसने हतप्रत सा मेरी तरफ देखा, हतप्रत यानी आश्चर्य भरी दृष्टि से लेखक की तरफ देखा, फिर सलाम बाबू कहकर दरवाजे से बाहर निकल गया। उसने फिर लेखक को सलाम किया यानी प्रणाम किया और दरवाजे से बाहर चला गया। मेरे मन में एक ठेस सी लगी। मैं सोच रहा था कि उसके वापस बुलाऊं या नहीं, पर देखा कि वह खुद लौटा आ रहा है। लेखक इतना तो कह देता है, यानी लेखक काबली वाले को वापस जाने के लिए कह देता है, मिनी से मिलाने से मना कर देता है। काबली वाला यानी रहमत लेखक की बात को मान लेता है और चल देता है, परंतु उसके जाने के बाद लेखक को इस बात का एहसास होता है कि उसे मना नहीं करना चाहिए था। फिर लेखक के मन में विचार आता है कि मैं उसे बुला लूं, परंतु वो क्या देखता है कि काबली वाला यानी रहमत खुद ही वापस आ रहा है। नज़दीक आकर बोला, यह अंगूर और थोड़े बादाम और किशमिश बेटी के लाया था, उसे दे दीजिएगा। रहमत वो अंगूर की पेटी, कुछ बादाम और किशमिश लेखक को देता है। कहता, मैं इसे मिनी के लिए लाया था, आप इसे दे दीजिएगा। उसके साथ उसके हाथ से चीज़ें लेकर मैंने उसे पैसे देना चाहा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला, आपकी बड़ी मेहरबानी है। लेखक कह रहे हैं कि मैंने काबली वाले के हाथ से वो चीज़ें ले ली, और जब मैंने उसे ले लिया और फिर मैं उसे वापस करना चाहता था यानी उसे देना चाहता था, परंतु उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप मुझे ये ना दें। ऐसा लेखक कह रहे हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि लेखक बता रहे हैं कि उसके बाद की कहानी क्या है। काबली वाला चला जाता है। मैं इसको चेंज करता हूँ। कह रहे हैं काबली वाला फिर क्या करता है, उसके बाद चला जाता है। मुझे हमेशा याद रहेगा, मुझे पैसा मत दीजिए बाबू। ऐसा काबली वाले ने बोला कि मुझे हमेशा याद रहेगा, आप मुझे पैसा मत दीजिए। जब लेखक ने काबली वाले को पैसा देने की कोशिश की तो उसने उससे मना कर दिया और बोला, मुझे हमेशा याद रहेगा, पैसा मत दीजिए बाबू। जैसी तुम्हारी एक लड़की है ना, वैसी ही मेरे देश में मेरी भी एक लड़की है। उसने बताया कि मैं जैसे आपकी एक लड़की है वैसे ही मेरी भी एक लड़की है। उसके चेहरे को याद कर ही मैं तुम्हारी लड़की के लिए मेवे लेकर आता था, मैं सौदा करने तो नहीं आता था। उसने बताया कि मैं उसके चेहरे को देखकर यानी मिनी के चेहरे को अपनी बेटी के समान मानता था और इसलिए उसके लिए ये सामान लेकर आता था, मैं कोई सौदा करने नहीं आता था। ऐसा काबली वाले ने लेखक से कहा। इतना कहकर उसने अपने लंबे ढीले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर एक मैले से कपड़े का टुकड़ा निकाला, फिर बहुत संभाल कर उसकी तहें खोलकर उसे टेबल पर बिछाया। लेखक बता रहे हैं कि इतना कहने के बाद काबली वाले ने अपने जेब से एक गंदा सा कपड़ा निकाला और उसके तहें मतलब उसकी जो लेयर थी फोल्ड किया हुआ था, उसे उसने खोला और टेबल पर बिछा दिया। मैंने देखा कागज़ पर एक छोटी सी लड़की के हाथ की छाप थी। लेखक ने देखा कि एक छोटी लड़की ने हाथ की छाप यानी हल्दी से या कलर से उसे दी थी। फ़ोटो नहीं, तेल की बनी तस्वीर भी नहीं। कि लेखक करें न तो वो फ़ोटो थी और न ही तैलीय तस्वीर। पहले तेल से भी तस्वीर बनाई जाती थी। हाथ में कालिख लगाकर छाप ली गई थी। लेखक बता रहे हैं कि हाथ में काला रंग कालिख यानी चूल्हे की कालिख को हाथ में लगा करके उसकी छाप उसने ली थी। बेटी की इस यादगार को छाती से चिपकाए रहमत हर साल कलकत्ते की सड़कों पर मेवा बेचने के लिए आता, लेकिन उसे लगता जैसे उस बालिका के हाथ की कोमल स्पर्श ने उसके विशाल विरही हृदय में अमृत भर दिया हो। लेखक कह रहे हैं कि उसी छाप को यानी अपनी बेटी की निशानी को लेकर के वह कलकत्ते की सड़कों पर अपने देश से
मेवे इत्यादि बेचता था और बेच करके अब साल के अंत में अपने घर जाता था और उन छाप के सहारे अपनी बेटी की यादों को हमेशा ताज़ा रखता था। लेखक ने देख कर मेरी आंखें छलछला उठीं। लेखक ने जब काबली वाले की इस क्रिया को देखा और उसकी बेटी की यादों को देखा तो वो उसकी लेखक की आंखों में आंसू आ गए। मैं भूल गया कि मैं एक संभ्रांत यानी सभ्य खानदान का बंगाली हूँ और वह एक सामान्य मेवे वाला काबुली है। लेखक कह रहे हैं कि मैं ये भूल गया कि मैं एक बड़े और सभ्य घर खानदान का व्यक्ति हूँ और ये मेवा बेचने वाला एक काबुली यानी फेरी लगाने वाला एक व्यक्ति है। मैं समझ चुका था कि जो वह है मैं वही हूँ। लेखक कहना चाहता है काबुली वाला भी एक पुत्री का पिता था और मैं भी एक पुत्री का पिता था। उसकी पर्वत गृह स्वामिनी गृहवासिनी छोटी सी पार्वती के उस हाथ की छाप ने मुझे अपनी मिनी की याद दिला दी। लेखक कह रहे हैं कि उसकी पर्वत यानी पहाड़ों पर रहने वाली एक छोटी सी गृहवासिनी यानी पर्वतों के घर में रहने वाली छोटी सी पार्वती उस कन्या का नाम दे रहे हैं लेखक जो काबली वाले का है। कहने उस छाप को कि इन्हें छोटी सी छाप ने मिनी की बचपन की याद को ताज़ा करा। लेखक ने तुरंत ही मिनी को अंदर से बुलाया। अंदर से इसके खिलाफ बड़ी आवाज़ें उठी। महिलाओं ने मिनी को बाहर आने से मना किया, परंतु लेखक ने किसी की बात नहीं सुनी और उसे बाहर आने के लिए कहा। लाल बनारसी ओढ़े हुए, माथे पर चंदन तिलक की रंगोली सजाए दुल्हन बनी मिनी शर्म से गड़ी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मिनी विवाह के कपड़ों में तैयार थी और शर्माती हुई मिनी अपने पिता के पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर काबली वाला सकपका गया। काबली वाले की कल्पना में वो छोटी बच्ची थी मिनी, परंतु मिनी आज बहुत बड़ी हो चुकी थी और उसकी शादी हो रही थी। उसको इतना बड़ा देखकर काबली वाला घबरा गया। वह अपना पुराना हंसी मजाक जमा नहीं पाया। अंत में हंसकर बोला, खोखी तोमी सासुर बाड़ी जाबिश, यानी खोखी तोमी सासुर बाड़ी जाबिश, मुन्नी तू ससुराल जाएगी। अंत में वो क्या करता, उसने वही वाक्य दोहराए जो बचपन में दोनों बातें करते थे। मिनी अब ससुराल का अर्थ समझने लगी थी। वह अपने पहले की तरह उत्तर नहीं दे सकी। रहमत की बात पर मुन्नी चुपचाप मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मुन्नी अब ये जानती थी कि ससुराल क्या होता है और वो ससुराल की रहमत की इस बात का उत्तर ना दे सकी और चुपचाप खड़ी रही। काबली वाले के साथ मिनी का जिस रोज़ पहला परिचय हुआ था, मुझे उस दिन की याद आई। मेरा मन जाने क्यों व्यथित हो उठा। व्यथित यानी दुखी हो जाना। लेखक कह रहा है कि पहली मुलाकात मैंने जो काबली वाले की और मिनी की देखी थी, उसी की याद मुझे फिर आई। पहली मुलाकात में दोनों संकोच कर रहे थे और मिनी छुप रही थी, डर रही थी। आज वही स्थिति मिनी की और थी और काबली वाले की। लेखक कह रहे इस दशा को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर लेखक कह रहे हैं कि आगे बता रहे हैं, मिनी चली गई। रहमत एक लंबी सांस खींचकर ज़मीन पर बैठ गया। उसे अचानक ही ख्याल आया कि उसकी बेटी भी इस बीच इतनी बड़ी हो गई होगी। उसके साथ ही उसे नए सिरे से दोस्ती करनी पड़ेगी। मिनी अंदर चली गई। रहमत दुख से वहीं बैठ गया। अचानक उसे याद आता है कि आज मिनी जब इतनी बड़ी हो गई तो मेरी स्वयं की बेटी भी इतनी बड़ी ही हो गई होगी और पहले वाली वो मस्ती और वो बातें हमारी नहीं रहेगी। मुझे अपनी बेटी के साथ एक नए रिश्ते को बनाना पड़ेगा और उसके साथ फिर से फ्रेंड होना पड़ेगा। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी कौन जाने। काबली वाला सोच रहा है, मैं 8 वर्षों तक जेल में रहा और मेरी छोटी सी बच्ची के ऊपर क्या क्या गुजरी होगी क्या पता। मैंने एक नोट उसके हाथ में थमाया और कहा, रहमत तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ। तुम बाप बेटी के मिलन से मेरी मिनी का भी कल्याण होगा। लेखक ने
काबली वाले को कुछ पैसे दिए और बोला, रहमत तुम आज के आज अपने घर लौट जाओ और अपनी बेटी के साथ दिन गुजारो, उनसे मिलो, इससे मेरी मिनी का भी कल्याण होगा। ये रुपए दान देकर मैंने समारोह के 1-2 कार्यक्रम कम कर दिए। लेखक कह रहे हैं कि मैंने कुछ रुपए उसको दान में दिए और अपने घर के कुछ कार्यक्रम को, विवाह के कुछ कार्यक्रम को कम कर दिया ताकि खर्चे पूरे हो जाएं। जैसा सोचा था वैसी बिजली की रोशनी नहीं की। लेखक कह रहा, मैंने बिजली की रोशनी में कटौती करवाई, नगाड़े भी बंद करवाए। अंदर महिलाएं अत्यंत असंतुष्ट हुईं। अंदर महिलाएं जो थीं बहुत लेखक के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुईं। पर आज इस मंगल आलोक से मेरा उत्सव शुभ उज्जवल हो उठा। परंतु लेखक कह रहा है कि काबली वाले की इस मदद से मैंने की, जो मदद मैंने काबली वाले की और उसे उसकी बेटी से मिलवाने का प्रयास किया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा कार्य था और मैं इस शुभ कार्य में उस कार्य को शामिल करता हूँ। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इसके सभी प्रश्न उत्तर मैंने आपको आज ही PDF में दे दूँगा। अगली कहानी कल हम लोग शुरू करेंगे ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए हम लोग अभी विदा लेते हैं और कल फिर मिलेंगे।